नमस्ते एंड वेलकम टू अर्बन चैटराटी। आज मेरे साथ हैं शांतनु गुप्ता जी, ऑथर हैं और योगी आदित्यनाथ के बायोग्राफर हैं। और आज हम बात करने वाले हैं जो कोरोना का कहर टूटा है पूरे उत्तर भारत में, कहा जाए तो पूरे देश में, लेकिन यूपी में कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हालात काफी खराब थे। तो उसी के बारे में चर्चा करने के लिए आज शांतनु जी यहाँ पे हैं। आपका स्वागत है शांतनु जी। नमस्कार अर्नब भाई। नमस्कार। शांतनु जी, अभी यूपी में हालात क्या हैं? जो रिपोर्ट्स आ रही है वो बहुत ही भयानक है। लखनऊ की खासतौर पे बहुत न्यूज़ कवरेज आ रही है कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं है, दवा नहीं मिल रही है और डेथ रेट जो है वो बढ़ रही है। सो अभी जमीन पे हालात क्या हैं? अभिनव भाई देखिए, ये सेकंड वेव ने सबको द सेकंड वेव कॉट एवरीवन विद अ सरप्राइज, राइट। देखिए, बहुत सारे वायरोलॉजिस्ट ने इस तरह का प्रेडिक्शन नहीं करा था कि इतनी वेव जो होगी, जो 20-25 गुना ज्यादा वायरल होगी। और हॉस्पिटल्स, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है, हमको सबको पता है, कहीं पे डेल्टा इंप्रूवमेंट ज्यादा हुआ है, कहीं कम हुआ है, लेकिन वही फैसिलिटीज है और उसी पे एकदम से प्रेशर पड़ा है, जो कम से कम 15 से 20 टाइम्स ज्यादा पेशेंट हॉस्पिटल्स में आ गए हैं। तो जो चार चीजें हैं, चाहे वो हॉस्पिटल के बेड हैं, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, रेमडेसिविर का नाम ज्यादा सुन रहे हैं, लेकिन और भी ड्रग्स हैं, आईसीयू बेड्स हैं, इन सब की कमी पड़ रही है। देखिए, एक तो यूपी का, मैं कोई सरकार को डिफेंड नहीं करूंगा, इस समय मैं भी यूपी में रह रहा हूँ, नोएडा से आपसे बात कर रहा हूँ, आप भी शायद कहीं वैशाली इंदिरापुरम से बात कर रहे हैं, हम लोग दोनों यूपी में बैठ के बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है। आपके पास भी कॉल आ रहे होंगे, मेरे पास भी बहुत सारे लोग कॉल आ रहे हैं, जहां मेरी मदद हो पा रही है वो मैं कई कई जगह इन्फॉर्मेशन से मदद कर रहा हूँ। यूपी को एक तो प्रॉब्लम होता है डोर स्टेप रिपोर्टिंग का, सारा मीडिया नोएडा में है, आपको पता है। तो यूपी में रिपोर्टिंग ज्यादा होती है, चाहे वो क्राइम की रिपोर्टिंग हो, चाहे वो इस तरह की कोई भी कैलामिटी की रिपोर्टिंग हो। हैविंग सेड दैट, प्राइम मिनिस्टर ने जो अभी मीटिंग करी थी परसों, जो अरविंद केजरीवाल के चलते चर्चा में ज्यादा आ गई, उसमें जो 10 स्टेट थे वो सब में ही बुरा हाल है ना। तभी उन 10 स्टेट्स को लिया गया था, उसमें यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी थे। और जो जहां पे चाहे पर कैपिटा मान लो, चाहे एब्सोल्यूट जो केसेस मान लो, इनमें सबसे ज्यादा आ रहा है। तो यूपी में भी ऐसा हो रहा है, जो सेकंड वेव है, जो पिछले 7 या 7.5-8 दिन से आई है, यूपी में भी दिक्कत है। खासकर जो बड़े शहर हैं, इधर दो दे लें, गाजियाबाद और नोएडा, और उधर देख ले लखनऊ, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि सघन है, डेंसली पॉपुलेटेड है। हॉस्पिटल हैं हर जगह, प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट ने पहली वेव काफी अच्छी निकाल दी यूपी में, यहाँ तक कि डब्ल्यूएचओ से शाउट आउट मिला, एक्लेमेशन मिला कि किस तरह से जो कारीगर आए, जो जो मजदूर आए, चाहे वो दिल्ली से आए हों, चाहे वो महाराष्ट्र से आए हों, कैसे उनको गांव गांव में क्वारंटीन किया गया, गांव के बाहर, और फिर उनको अंदर लिया गया, कैसे उनको मनरेगा से जोड़ के काम दिया गया, कैसे जो वन नेशन वन राशन कार्ड हो चुका था उसके तहत उनको राशन दिया गया, कैसे उनको जो गरीब कल्याण निधि थी वो दी गई। लेकिन इस बार वो सब मौका नहीं मिला। एक, हाँ, मैं कल कुछ यूपी में लोगों से बात कर रहा था, जो 4-5 दिन का लॉस हुआ योगी आदित्यनाथ के फ्रंट में ना रहने से, क्योंकि आपको पता होगा कि वो खुद भी कोविड पॉजिटिव है। उनके लक्षण बहुत एक्सट्रीम नहीं है, लेकिन हाँ, उनको भी शरीर में कमजोरी वो सब है। तो वो खुद जो ऑनलाइन कॉल्स हैं वो कर रहे हैं, प्रधान मिनिस्टर के साथ भी थे उसको, लेकिन पिछले, अब तो उनको शायद 8वां दिन है, 9वां दिन है, जहां तक मेरी जानकारी है। तो उससे वो जो फ्रंट में नहीं आ पा। और साथ में अगर आपको जानकारी हो तो 14-15 जो मेन ऑफिसर्स हैं, वो भी, उनके मीडिया सलाहकार, उनके उनके चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी चीफ सेक्रेटरी, ऐसे कम से कम जो उनके 15 ऑफिसर्स हैं, वो भी कोरोना ग्रसित है सारे। तो उससे शायद 3-3.5 दिन का लॉस हुआ है। यूपी की अभी स्थिति यह है कि कल रात को वहां पे जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस पीयूष गोयल जी की टीम पहुंचा रही है, वो पहुंच चुकी है। उसके उसके जो वाहन है उतरने शुरू हो गए हैं। लखनऊ में आपूर्ति शुरू हो गई है। रेमडेसिविर के जो इंजेक्शन है और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, वो हर डिस्ट्रिक्ट में मुहैया कराई जा चुकी हैं। तो पिछले 1.5-2 दिन से हालात काफी काफी काबू में आ रहे हैं। लेकिन हाँ, हमने 3-4 दिन जो कॉट बाय सरप्राइज हुआ, इतना सरप्लस हो गया। और उसमें एक चीज जो अभिनव जी देखने को मिली, मैं फिर ये नहीं कहूंगा कि जनता की गलती है, लेकिन जनता तो एक इन्फॉर्मेशन पर रिएक्ट करती है। तो लोग कह रहे हैं होर्डिंग कर ली, तो होर्डिंग, जो होल्डर्स हैं, प्रोफेशनल होल्डर्स, वो अलग बात है, वो तो एक अलग बात है, उसको सरकार जेल भी भेज रही है, पकड़ भी रही है। लेकिन हम आज तक ना तो प्याज की होर्डिंग रोक पाए हैं, ना दवाइयों की होर्डिंग रोक पाएंगे ना, वो बड़ा तंत्र है। लेकिन हाँ, ये जो पैनिक क्रिएट हुआ बहुत सारा मीडिया में, और लोगों ने बहुत इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देखे पिछले 3-4 दिन में, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का बिहेवियर हो, चाहे वो प्रियंका गांधी कुछ लिख रही हैं, राहुल गांधी लिख रहे हैं कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनका इंश्योरेंस चला गया है, मतलब बिल्कुल जो जिसको मनाया उसने लिख दिया। अलका लांबा ने तो, मतलब अलका लांबा शायद कांग्रेस की, पता नहीं किसकी, आम आदमी की थी, अब कांग्रेस की हैं, जिसकी भी नेता है वो, ये लोग इतना बदलते हैं कि आप यही भूल जाते हो किस पार्टी में होने की वनडे।
उन्होंने योगी आदित्यनाथ का प्रयाग का कुंभ का फोटो डाल दिया, योगी आदित्यनाथ नदी में नहा रहे हैं और अमित शाह नदी में नहा रहे हैं और कहते हैं हरिद्वार कुंभ में नहा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। मतलब ये कितना रिस्पॉन्सिबल है ना, मतलब ये आप समझ रहे हैं किस लेवल का है। और आपको लगता है कि अलका लामा को पता नहीं होगा? कैन यू इमेजिन दैट? उनको नहीं पता होगा कि अमित शाह इस समय बंगाल से है या कहाँ पे है, वो नहा रहे हैं। तो इतना जो अफरा तफरी मची और ऑक्सीजन 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 इतना बोला गया, तो जो लोग के थोड़े कॉन्टैक्ट्स थे, जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जानते थे, वो लोगों ने सबने बेड ऑक्यूपाई कर लिए। अभी कल की बात है, नोएडा में एडमिनिस्ट्रेशन ने चेक करा, ऑडिट करा बेड बाय बेड, तो बिल्कुल नॉन सीरियस पेशेंट को कम से कम 200 बेड खाली करवाए गए, है ना। और जब बात हुई तो वो मतलब 200 बेड ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं खाली करवाया, उनको कन्विंस करवाया गया कि भाई आप ठीक हैं, आपका रेट ये है, आपका ऑक्सीजन रेट ये है, आपका पल्स रेट ये है, आपका वायरस लोड इतना है, उनसे खाली करवाया गया। तो उसमें अब जो सीरियस पेशेंट है सच में, देखिए अब सारे डॉक्टर्स बता रहे हैं, डॉक्टर जो गुलिया एम्स के डायरेक्टर, उनका बहुत अच्छे 2-3 वीडियो हैं, उन्होंने बिल्कुल बताया कि 94-95 ऑक्सीजन अगर आपकी उससे डिप करती है तो क्या प्रूनिंग कैसे करें, कब आपको जाना है, अपने डॉक्टर से टच में रहें। ऑक्सीमीटर देखिए मेरे भी टेबल पे रखा है, मैं भी घर में, मेरे 2 वृद्ध लोग साथ में हैं, तो चेक कर लेता हूँ 2-3 दिन में एक बार, उनको थोड़ा भी अनकंफर्टेबल लगता है। कैसे आप अपना टेम्परेचर, अपनी पल्स, अपना ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करते हैं और एक पर्टिकुलर लेवल पे आपको हॉस्पिटल जाना है। लेकिन जो बहुत जोर की अफरा तफरी मची, उससे हर आदमी को लगा कि कोरोना फेटल है, बहुत ही फेटल है, जबकि हमको पता है कि फेटलिटी रेट तो आज भी कम है ना, मोर्टालिटी रेट। लेकिन क्योंकि देखिए आपके भी पहचान में किसी ना किसी की मृत्यु हो चुकी है, तो मोर्टालिटी चाहे वो 1 भी हो, 2 भी हो, जिसके घर में होता है वो मतलब बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। लेकिन इस समय आई थिंक हम लोगों को जो भी ब्रॉडकास्ट रखते हैं, जो पब्लिक ओपिनियन रखते हैं, जिनको लोग छोटा या बड़ा फॉलो करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। तो ये मोटा मोटा स्थिति है इस समय उत्तर प्रदेश की। लेकिन हाँ, जो साथ में जो छोटे शहर है वहां कोई दिक्कत नहीं है। मेरे खुद के रिलेटिव, मैं रामपुर मुरादाबाद से आता हूँ, मेरे पिताजी मुरादाबाद के हैं, रामपुर में, दोनों जगह केस हुए। एक तो लोड कम है वहां पे, हॉस्पिटल गए, ऑक्सीजन मिल गई, मतलब सब कुछ है, अवेलेबल है, ऑक्सीजन मिल गई, सीएमओ कांटेक्ट में है। उन्होंने कहा कि बल्कि वो तो परेशान हो गए, सीएमओ ने इतनी बार कॉल कर दिया। मतलब ऐसा नहीं कि मेरी कोई पहचान है कि मेरी वजह से, उन्होंने मुझे बाद में बताया कि ऐसा है। मतलब सीएमओ हर की जांच कर रहे हैं कि भाई जो, क्योंकि केसेस ही कम है, वो सबकी जांच कर पा रहे हैं, देख रहे हैं फैलना। तो जहां पे लोड नहीं बढ़ा है वहां पे प्रशासन चुस्त है। लेकिन हाँ, जहां पे लोड इतना बढ़ गया है, तो वहां पे जैसे जैसे लखनऊ में एक अच्छी चीज करी है, पिछले 1 हफ्ते से हर हॉस्पिटल को एक नोडल ऑफिस दे दिया गया है। अच्छा। हर हॉस्पिटल को, प्राइवेट को भी, क्योंकि प्राइवेट में भी आपको पता होगा गवर्नमेंट के बेड एलोकेटेड है, गवर्नमेंट ने अपने बेड कुछ रिजर्व कर रखे हैं, जो जिसकी कॉस्ट गवर्नमेंट प्राइवेट को दे देगी। और अगर प्राइवेट भी कुछ आगे पीछे कर रहा है, देखिए हमें पता है जो प्राइवेट हॉस्पिटल इंडस्ट्री है वो भी दूध की धुली नहीं है। इस समय मैं किसी पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, इस समय वॉर का समय है, सारे डॉक्टर, सारे नर्सेज, देखिए वो घर से बाहर तो आ ही रहे हैं ना, हम लोग तो सब घर पे छुप के बैठे हैं एक तरह से, वो घर से डेली बाहर निकलते हैं, 100 लोगों को फेस करते हैं, डबल मास्क लगा लें, पीपी लगा लें, लेकिन देखिए हमें पता है कि मेडिकल फर्टर्निटी में भी कैजुअलिटीज ओवर पूरे इस साल में बहुत सारी हुई है। मैंने ही आज प्रयागराज में डीएम भानु के थ्रू एक सीनियर डॉक्टर के लिए कुछ मेडिसिन अरेंज करने का प्रयास किया और वो हो भी गई लकीली। तो हाँ, तो हर हॉस्पिटल को लखनऊ में एक नोडल ऑफिसर दे दिया है, जिससे ये अफरा तफरी है, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जहां पे कोई फोन नहीं उठा रहा है, जहां पे कोई बात नहीं हो पा रही, तो वो सॉल्व हो जाए। कुछ लोग सैमल्टन जैसे निकले हैं, जैसे शलम मनी त्रिपाठी हैं, जो सूचना में सलाहकार हैं, उन्होंने मतलब एक एक छोटे से छोटे ट्वीट का भी रिप्लाई करा, चाहे वो किसी से भी आया हो, टैग करा हो, उनका फोन नंबर अवेलेबल है, रात में उनको फोन उठा लिया। ऐसे कुछ ऑफिसर्स हैं जो पब्लिक से भी जुड़े हुए, क्योंकि वो टीवी में आते हैं, बहुत सारे लोगों से परिचय है, क्योंकि हर नेता का परिचय भी नहीं होता है, हर ऑफिसर का परिचय भी नहीं होता है, आदमी का नंबर भी नहीं पता होता है इस समय, तो वो टच में बने हुए हैं और जिस भी डीएम से लाइसेंस करना है वो कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति है अभिनव भाई उत्तर प्रदेश में इस समय। नहीं, आपने सही बात बोली कि इस समय किसी पे कमेंट करना ठीक नहीं है, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे, लेकिन हम जो देख रहे हैं काला बाजारी हो रही है, जो छापे पड़े हैं यूपी में, उसमें कई अस्पताल के कर्मचारी भी आए हैं कि एक वो चल रहा है, सर्किल चल रहा है कि आप जाते हैं, आपको दवा रिकमेंड कर दी जाती है, फिर आपको वो बताता है कि वहां पे 40,000 मिल रही है, 50,000 मिल रही है। तो ठीक है, इसको हम लोग भी किनारे रखते हैं, किसी पे, क्योंकि किसी पे। लेकिन हाँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबली, मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूं, ना मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर हूं, लेकिन मैंने जो बड़े बड़े डॉक्टर सुना है कि रेमडेसिविर लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है, वो आप अपने आप एडमिनिस्ट्रेट भी नहीं कर सकते। एक हैवी स्टेरॉइड है जो वायरस लोड कम करती है बहुत एक्सट्रीम स्थिति में। तो अब लोगों ने 6 का पैक लगता है, आपको पता हो, पहले दिन 2 लगती है, फिर एक करके लगती है, लोगों ने रख लिए हैं 6 लेके इस जो आपने बताया अफरा तफरी में। और बिल्कुल आप कह रहे हैं रैकेट भी है, डॉक्टर वही लिखता है इजी मेडिसिन की तरह, फिर जब बाहर नहीं मिलती है तो आप कह रहे हैं वो 4-5 दलाल खड़े हैं, वो कहते हैं यहाँ से मिल रही है, वहां से मिल रही है, तो वो भी एक रैकेट हुआ है, जिसको योगी आदित्यनाथ ने इस तरह की चीजें तो बहुत स्विफ्टली डील करी हैं।
जहां पे भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आती है तो ही हैज यूज्ड अ स्ट्रांग हैंड। लेकिन आपने जो बात अच्छी बताई कि ये केसेस जो हैं वो लखनऊ में थोड़े ये समस्या हो रही है, और उसका कारण ये हुआ कि हमारे पास जो है क्या प्लानिंग में कुछ गड़बड़ थी कि हम इसको एस्टिमेट नहीं कर पाए कि कितना लोड आ सकता है, कि ऑक्सीजन खत्म हो गई, दवाएं खत्म होंगी अस्पतालों में। और दूसरी बात आपने बोली कि जो ये जो पूरा चल रहा है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, ये जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन आप बता रहे हैं कि छोटे शहरों में, यूपी में कोई ऐसी भी अभी तक अफरा तफरी नहीं है और सिस्टम काम कर रहा है जमीन पे। सिस्टम, हाँ बिल्कुल, ये डिस्टिंक्शन करना बहुत जरूरी है। और आपके चैनल के माध्यम से लोग देखेंगे जो बड़े 3-4 लिटरली 3-4 शहर, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, बस, और चौथा भी नहीं कहूंगा मैं, मेरठ भी नहीं। मेरठ में मेरे पहचान के लोग हैं, उनको हॉस्पिटल मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं वायरस नहीं है वहां पे केसेस नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मैं। लोग कई बार मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, कहते हैं देखिए आप तो गलत बोल रहे हैं, मेरठ में केस हैं, लेकिन सीवियर केस, देखिए केसेस, सीवियर केसेस जो 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 डॉक्टर गुलिया की अगर मैं बात करूं तो 12 से 15% है जो सीवियर केस है। उसमें भी मोर्टेलिटी 1-2, मोर्टेलिटी भी नहीं, जिनको आईसीयू की जरूरत पड़ती है वो 1-2% है, फिर उसमें मोर्टेलिटी 0.0 कुछ परसेंट है। तो जो सीरियस केस, जिनको ऑक्सीजन की कमी है, जिनको एडमिट करना पड़ रहा है, ये बहुत फैक्टर कम है। और इस बार जो सेकंड वेव में हुआ है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि सीरियस केस एकदम से ज्यादा हो गए हैं। और इसमें जो अफरा तफरी ने जो एक्स्ट्रा पेशेंट ऐड करे हैं, जिनकी शायद ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, शायद 94 से बस 93 हो गई। वो कुछ कर सकते थे बड़े आराम से घर, आप हॉस्पिटल ले गए और फिर आपने भी बेड ऑक्यूपाई कर लिया। और फिर हॉस्पिटल का देखिए ऑक्सीजन, हर डॉक्टर बता रहा है कि केवल टेंशन लेने से ही आपका 2-3% ऑक्सीजन ऊपर नीचे हो जाता है। तो जब हॉस्पिटल के माहौल में जाते हैं, हॉस्पिटल का माहौल तो किसी प्लेजेंट डे में भी कोई अच्छा तो नहीं होता। आदमी अपनी पीड़ा से आता है, पेन से आता है, कोई कोई अपने किसी की मृत्यु भी हो रही होती है वहां पे, तो एक प्लेजेंट माहौल तो नहीं होता। उस माहौल में जाएंगे जब आप, तो और जब आप बहुत सिक नहीं है तो उसकी जरूरत नहीं है। तो हाँ, ये डिस्टिंक्शन करनी चाहिए हमें कि सिस्टम 2-3 शहरों में जहां एकदम से बहुत ज्यादा आ गया, और ये शहर ऐसे हैं जहां पे माइग्रेशन भी बहुत ज्यादा है हर तरह का। लो इनकम माइग्रेशन भी बहुत है, हाई इनकम माइग्रेशन भी बहुत है, ट्रैवल भी बहुत है, बहुत सारी ट्रेनें, बहुत सारे हवाई जहाज जाते हैं, बहुत सारा ट्रेड होता है इन शहरों से। तो ये जो जिसमें आवागमन बहुत ज्यादा है, उन शहरों में ज्यादा समस्या है। बाकी जो छोटे शहर हैं, बाकी 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें स्थिति ऐसा नहीं कि स्थिति ठीक है, लेकिन सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है। हॉस्पिटल्स हैं, बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी ऐसी नहीं हो रही है। लोग प्राइवेटली भी ऑक्सीजन लेके आ जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूपी के बाद ही 20 करोड़ है। अगर वहां पे, और यूपी बहुत बेहतरीन राज्यों में नहीं है जहां पे स्वास्थ्य की सेवाएं बहुत अच्छी मानी जा सके, लेकिन वहां पे भी सिस्टम अगर काम कर ले रहा है ग्राउंड लेवल पे, तो वो बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे 2 बातें और आती हैं शांतनु जी। पहली बात है कि ये वाई वी वर कॉट बाय सरप्राइज, सेकेंड वेव तो आना ही था। सरकार ने क्या इसके लिए तैयारियां नहीं की थी पिछले 1 साल में? सरकार ने क्या कदम उठाया तैयारी के लिए? और दूसरा, देखिए यूपी का मैं भी हूं, तो मुझे पता है कि बहुत बड़ी आबादी में, छोटे शहरों में, गांव में ये था कि कोरोना फेक है, ये सिर्फ तमाशा है, ये झूठी बीमारी है, और जो है वैक्सीनेशन लोग नहीं लगवा रहे थे, कहते आवश्यकता नहीं है, अब तो खत्म हो चुका है। तो क्या सरकार की तरफ से जो ढील दे दी गई, जो कॉम्प्लिसेंसी आ गई, उसने भी जनता के बिहेवियर को चेंज कर दिया? और सरकार ने 1 साल में क्या किया तैयारी के लिए? देखिए ये तो पूरे देश की स्थिति है। अगर आप आज से 15-20 दिन पहले तक देखें, और मैं तो अपने बिहेवियर को भी वॉच करता हूँ ना, क्योंकि हम भी उसी इकोसिस्टम का पार्ट है कि हमने क्या क्या करा। तो 15-20 दिन पहले मैं भी एक मॉल में गया था, और या मैं एक दिल्ली के मॉल में गया था, एक नोएडा के मॉल में गया था, और दोनों ही जगह मुझे मतलब ऐसा कोई प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे थे। आरोग्य सेतु चेक होता था, आपका टेम्परेचर चेक होता था, लेकिन मास्क बिल्कुल जो पढ़े लिखे लोग दिखते थे, उन्होंने मतलब फॉर्मेलिटी वाला जो मास्क होता है जो कान के नीचे लटका लेते हैं, वो लगा रखा है, कुछ ने वो भी नहीं लगा रखा है। कुछ टोका टाकी हो रही है, कुछ टोका टाकी नहीं हो रही। तो जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो एसओपीज हैं, वो तो फॉलो नहीं हो रहे थे, और हमारे द्वारा भी फॉलो नहीं हो रहे थे। जो वैक्सीनेशन एक पॉजिटिव आपको एश्योरेंस दिया था, वो शायद थोड़ा सा डेंजरस भी हो गया हमारे लिए, सबके लिए, क्योंकि लगा अब तो वैक्सीनेशन आ गई। मतलब मुझे, मैं आपको चैनल का नाम नहीं लूंगा, आपको पता है मैं चैनल में पैनलिस्ट हूँ, तो मैं अब तो स्काइप से करता हूँ सारे अपने चैनल लाइव। तो उन्होंने कहा सर मैं कैमरा भेज दूं, आज मेरा स्काइप का पोर्ट फ्री नहीं है। ये तब की बात है जब वैक्सीन आई थी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, कैमरामैन नहीं अलाउ कर रहा हूँ। अरे सर तो वैक्सीन भी आ गई है। मैंने कहा ना तो कैमरामैन को वैक्सीन लगी है, ना मुझे वैक्सीन लगी है, तो वैक्सीन आने से क्या है? पता है, तो मेरे को भी कई चैनल जो है राज्यसभा वगैरह जो थे, लोग बुलाने लगे थे कि आप आइए यहाँ पे आके करिए, यहाँ पे आने लगे। तो लोगों ने, मतलब की बात है, 1 महीने की पहले की बात है, जब मतलब एकदम से स्थिति सामान्य होने लगी थी आपको, क्योंकि आपको पता है कि अप्रैल शादियों का महीना है, लगन का महीना है, शादियों के इन्विटेशन आने लगे, तो लोगों ने स्थिति नॉर्मल सी मान ली, एक मास्क जेब में होता था। और इसी तरह से सरकारें, मतलब
सरकारों को पता था दूसरी वेव आने वाली है, लेकिन मैं कई डॉक्टरों से, वायरोलॉजिस्ट से बात कर रहा हूँ, किसी ने ऐसा कहा कि सेकंड वेव, अगर आप देखें अलग अलग गवर्नमेंट्स की रिपोर्ट है कि 20 से 25 गुना ज्यादा वायरल है, ऐसा किसी ने शायद नहीं बताया था पहले। अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ऐसी कोई रिपोर्ट थी कि अगली वेव 25 गुना ज्यादा वायरल होने वाली है। ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, 15-15 दिन की व्यवस्था थी, 20-20 दिन की व्यवस्था थी, लेकिन क्या हुआ, वो 3-4 दिन में इतना लोड आ गया, अफरा तफरी से एक्स्ट्रा लोड आ गया, तो जो 25-30 दिन चलना था वो 3-4 दिन में कंज्यूम हो गया, और लगा कि ये हमारे एस्टिमेशंस जो है वो गलत, हमारे एस्टिमेशंस गलत हुए हर जगह, और हर जगह। इसका आप ढीकरा नरेंद्र मोदी पे फोड़ दें तो फोड़ दें, इसलिए तो आसान है ना, क्योंकि वो व्यक्ति ले लेगा। लेकिन अब हमने देखा केजरीवाल जी ने कैसे वो अपना उतना पोर्शन लाइव कर दिया। अब पता लग रहा है कि उनको 8 ऑक्सीजन प्लांट का पैसा मिला था, उन्होंने एक ही बनाया। अब कह रहे हैं वो वेंडर ने कुछ करा ही नहीं, और कह रहे हैं वो हेल्थ मिनिस्ट्री का वेंडर था। हेल्थ मिनिस्ट्री, ये सबसे हुआ है, सबने कॉम्प्लेसेंसी दिखा दी। जो डेटा था वो भी इतना सूचक नहीं था कि 25-30 गुना ज्यादा वेव आने वाली है। ये वेव उस तरह की हो गई, अगर आप याद हो तो पहली वेव में हम इटली, स्पेन की सुना करते थे कि वहां पे मतलब जो वृद्ध पेशेंट है उनको घर पे बिठा दिया जा रहा है कि भाई आपको घर पे देख लो, मैं पहले अपनी यंग पॉपुलेशन को ट्रीट कर लूं, व्हिच वाज वेरी अलार्मिंग ना। भी ऐसा हुआ था, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा था। हाँ, कि मतलब कि आप आ ही नहीं सकते कि मैं पहले यंग लोगों को ट्रीट कर दूं, मतलब जिसे हम यूटिलिटेरियन थ्योरी कहते हैं कि भाई यूटिलिटी वाइज किसको सेव करूं, कि मैं यंग को सेव करूं कि ओल्ड को सेव करूं। तो हमारे यहाँ मतलब वो स्थिति तो चल हमारे नहीं आई है, भगवान की दुआ है, लेकिन हाँ उस तरह का पहली बार की बेड कम पड़ गए, ऑक्सीजन कम पड़ गए, वेंटिलेटर नहीं है, वो हमें भी अलग अलग राज्यों में फेस करना पड़ा। जो 10 राज्य जो बड़े हैं जिनके साथ कुछ दिन प्रधानमंत्री ने मीटिंग भी की। लेकिन क्या कहते हैं, पिछले कुछ सालों में से कि ये क्रिटिसिज्म योगी जी के खिलाफ बार बार आता है। कुछ समय पहले गोरखपुर में शायद अस्पताल में ऑक्सीजन का खत्म हो गया था, काफी बच्चों की डेथ हो गई थी, जिसको जापानीज बुखार कहते हैं। तो ये आरोप बार बार आ रहा है कि योगी सरकार में तो कुछ काम ही नहीं किया हेल्थ पे, और जिस डॉक्टर ने कोशिश की ऑक्सीजन सिलेंडर लाने की, उसको जेल में डाल दिया, और आज तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया है। तो पिछले, अब तो चुनाव आने वाले हैं, 5 साल कंप्लीट होने वाले, 4.5 साल हो, 4.5 साल कह सकते हैं। योगी सरकार में यूपी में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम हुआ है? क्योंकि यूपी की हालत इसमें अच्छी नहीं है, पहले भी नहीं रही है हेल्थ के सेक्टर में। तो क्या इंप्रूवमेंट आया है अभी तक? पहले तो मैं उस केस पे जाना चाहता हूँ। आप वो डॉक्टर कफील खान की बात कर रहे हैं, जो गोरखपुर मेडिकल हॉस्पिटल में एडहॉक मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, और उस समय जो ऑक्सीजन खत्म हुई थी, वो केस हुआ था योगी आदित्यनाथ के चीफ मिनिस्टर बनने के 3-4 महीने बाद। आप किसी भी व्यवस्था के 3-4 महीने बाद आने का ठीकरा उनके सिर पे फोड़ सकते हैं कि क्योंकि भाई चीफ मिनिस्टर तो वही हैं, और अभी तक वो कंक्रीटली प्रूव नहीं हो पाया कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी थी और क्या था। देखिए, जापानीज एन्सेफेलाइटिस उस एरिया में, उस पूरे एरिया में, पश्चिम में, तराई में खासकर, एक पुरानी बीमारी है। और अगर मैं योगी आदित्यनाथ का संसदीय काल देखूं, जो 5 बार सांसद रहे हैं, उन्होंने इस प्रश्न को कम से कम नहीं तो 20 से 22 बार उठाया संसद में अपने 15 साल के काल में, और किसी भी सरकारों ने उस पर कोई काम नहीं करा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार तो अभी 4 साल पहले आई है, और ये सारे स्टेट गवर्नमेंट, आपको पता है हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है, उन्होंने उसे रूटीन इम्यूनाइजेशन, जो हमारा जो नॉर्मल इम्यूनाइजेशन होता है जिसमें हम पोलियो, चेचक और बाकी, उसमें कैसे इंक्लूड करा जाए उन जिलों में, लेकिन नहीं हुआ। उन्होंने एम्स की भी बहुत ट्राई करी, उस समय स्थापित नहीं हो पाया। तो जैसे योगी आदित्यनाथ जब चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने वो सारी चीजें, क्योंकि वो तो अपने एरिया से काफी वाकिफ थे, वो 5 बार से सांसद है, आपको समझ सकते हैं 5 बार से सांसद होना, आपको पूरी जानकारी हो जाती है। वो जब 26 साल के थे तब बन गए, तो लगातार उस सीट से सांसद है वो जनता दरबार लगाते हैं कम से कम 100 से 150 लोगों का रोज। तो अगर मैं उनके प्रवास को भी हटा दूं तो कम से कम 200-250 दिन वो 200 लोगों का जनता दरबार लगा रहे हैं पिछले 20 सालों से। तो आपका समझ सकते हैं उनका जनता का दायरा कितना बड़ा है। तो वो उस बात को कह रहे थे। मुझे याद है जब गोरखपुर का वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, तो हमारे मीडिया में भी केस चला, लोग उस टर्म को अभिनव भाई प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे थे, जापानीज क्योंकि वो जापानीज एन्सेफेलाइटिस थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है, जिसको ना पता हो, लोग दिमागी बुखार बोलते हैं। और मैंने फिर बताया बहुत सारे चैनलों में कैसे योगी आदित्यनाथ ने उस विषय को कम से कम 22 बार उठा चुके हैं, और जैसे ही वो केस हुआ, जैसे ही नहीं, वो वैसे भी करने वाले थे। जापानीज एन्सेफेलाइटिस वहां के एरिया में रूटीन इम्यूनाइजेशन में आ गया। अगले साल 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों में या घरों में वो टीके लगे, बच्चों में, जहां 1 बच्चा था, 2 बच्चा था। यूनिसेफ ने पहली बार शाउट आउट दिया योगी आदित्यनाथ की सरकार को कि इतना बड़ा जापानीज एन्सेफेलाइटिस में विश्व में इतना बड़ा टीकाकरण नहीं हुआ है, और वो केस ड्रास्टिकली कम हुए। पहले 30% में, 40% में, 70%, 80% तक वो केस कम हो चुके हैं। उस एरिया में हर जगह है, गोरखपुर उसमें नाम आ गया, लेकिन तराई के जितने एरिया है जहाँ पे बाढ़ आती है,
उसके बहुत सारे कारण होते हैं, गंदगी उसका कारण होता है, खुले में शौच करना उसका 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 कारण होता है, और जो वो कीड़ा है वो तो कीड़ा है ही, जापानीज एन्सेफेलाइटिस का। तो ऐसा वहां पे मैं बता रहा हूँ, इस तरह का उसमें काम हुआ है। अभी भी अगर आप देखें तो डब्ल्यूएचओ ने, जैसे हमने कहा, प्रबंधन में शाउट आउट दिया है योगी आदित्यनाथ की सरकार को। करीब 30 मेडिकल कॉलेज निर्माणरत हैं या कुछ कुछ इनॉग्रेट हो चुके हैं, छोटे यूपी बड़े। में यूपी में, केवल यूपी सरकारी में मेडिकल कॉलेज सरकारी मेडिकल कॉलेज 30। दैट्स अ ह्यूज नंबर। हाँ, दैट्स अ ह्यूज नंबर, दैट्स अ ह्यूज नंबर। उसमें कुछ मैं आपको एग्जैक्ट डेटा भी आपको कमेंट में डाल दूंगा कि उस लिंक के साथ। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स ऑपरेशनल हो गए, जो जो चल रहे हैं इस समय। दोनों 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 ऑपरेशनल हैं। कोरोना के टाइम में कोरोना वार्ड्स भी हैं उसमें। अगर आपको पता हो, जब लॉकडाउन हुआ पिछला वाला, तो यूपी में पहली बार सबसे ज्यादा लैब, कम से कम 250 लैब क्रियाशील हुई। जो एक लैब लखनऊ में हुआ करती थी, विद इन 3 वीक्स 4 वीक्स कम से कम 250 लैब हुई। देश का लखनऊ में सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक बना। जब ये केसेस आने लगे कि प्लाज्मा भी, मतलब अभी भी कंक्रीटली प्रूव तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ रैपिड रिकवरी में हेल्प कर रहा है जो अर्ली अर्ली पेशेंट्स हैं उनको, तो वो हुआ। फिर हेल्प डेस्क स्थापित करी गई। तो इस दौरान ऐसा नहीं, काम तो बहुत सारा हुआ है। और वो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया, यूपी थोड़ा सा डोर स्टेप रिपोर्टिंग का शिकार होता है, तो जो बड़ा केस होता है वो तो फ्लैग हो जाता है। लेकिन जब यूनिसेफ कोई तारीफ करता है, जब डब्ल्यूएचओ को तारीफ करता है, जब हम नए हॉस्पिटल बनाते हैं, जैसे इसी इसी दौरान, केवल एक 1.5 दिन के दौरान, जो पीजीआई लखनऊ में, उसमें एक छोटा सा जो अपना हॉस्पिटल को सर्विस कर दे, ऐसा ऑक्सीजन प्लांट बन गया। अभी 4 दिन पुरानी बात है ये खबरें कई बार आ नहीं पाती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे टाइम में हमें पॉजिटिव खबरें भी बताते रहनी चाहिए, जिससे लोगों को रीएश्योरेंस हो कि ऐसा नहीं है कि आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी। और हाँ, जो जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो हेल्थ से रिलेटेड है, जैसे आयुष्मान भारत, वो, क्योंकि जो लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार, एक जुमला होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब लॉजिकल है ना भाई। देखिए, आदमी को जब छीटाकशी नहीं करनी होगी पॉलिटिकल, तो उसे कोई ये दिक्कत नहीं होगी कि ममता बनर्जी की तरह कि मैं अगर नरेंद्र मोदी की स्कीम यहाँ लागू लागू कर दूंगी तो नरेंद्र मोदी की वाहवाही हो जाएगी। उसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर पार्टी सेम होगी तो योगी आदित्यनाथ को ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि अगर नरेंद्र मोदी की वाहवाही हो जाएगी। तो उन्होंने आयुष्मान भारत के, मतलब जम के कार्ड्स बनवाए, और जो 5 लाख का बीमा है, करीब 1.5 करोड़ 1.18 करोड़ लोगों ने को रजिस्ट्रेशन हुआ। तो हेल्थ में तो काम अच्छा हुआ है, हेल्थ में काम काफी अच्छा हुआ है। जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं जो यूपी में काफी काम करते हैं, आप किसी से पता कर लीजिए, वो बताएंगे कि ग्राउंड में कितना सुंदर काम हुआ है पिछले 3। लेकिन हाँ, यूपी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है। योगी जी का हर चीज में ये तो चैलेंज रहेगा। 15-20 साल से इस तरह की राजनीति हुई है उत्तर प्रदेश में कि कुछ भी लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है वहां पे लो हैंगिंग फ्रूट भी बहुत हाई है। तो वहां पे आपको कुछ भी करने के लिए अच्छी मेहनत करनी पड़ती है। पहले 6 महीने तो वो यही करते रह गए कि 9 बजे ऑफिस आओ और अपने ऑफिस से आके काम करो, ऑफिस में थोको नहीं। मतलब इस लेवल की जो हाइजीनिक गवर्नेंस है, वो ही स्टैब्लिश करनी पड़ी उनको। सही बात आपने बोली है। यूपी के चुनौती बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा राज्य है कि 20 करोड़ की आबादी है। मतलब किसी भी यूरोपियन देश से बड़ी आबादी, इनफैक्ट फ्रांस, किसी भी यूरोपियन देश से नहीं, जर्मनी, 6 देश ऐसे हैं, केवल 6 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। जैसे फ्रांस, जर्मनी, यूके, अब सब मिला लें, उन सबसे बड़ी आबादी भी है। 20 करोड़ नहीं है। हाँ जी। तो ये बात सही है, लेकिन जो काम हुए हैं, मेरा भी मानना है काम हुए हैं, लेकिन 20 मेडिकल कॉलेज का मेरे को नहीं पता था, और ये बहुत बड़ा नंबर है यूपी में। हालांकि मुझे लगता है काम अभी और भी बहुत करने की आवश्यकता है। सो आपको क्या लगता है कि आने वाले, जो मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे, कि आने वाले 1 महीने में सरकार किस चीज पे फोकस करेगी कोरोना से निपटने के लिए? क्या आपको कुछ इंसाइट्स मिल रही हो या किसी से बात हुई हो? क्या आप रीड कर रहे हैं सरकार में? जी, देखिए, एक चीज जो मैं बताना मिस कर गया, जो कोरोना का काल रहा, उस समय योगी आदित्यनाथ ने एक टीम 11 बनाई। उस टीम 11 में 4 तरह के लोग थे। एक तो टीम 11 में फॉर श्योर हेल्थ के लोग थे। हेल्थ हेल्थ मतलब एक मिनिस्टर होता था और उनका ब्यूरोक्रेट होता था। तो हेल्थ के लोग थे। उसमें लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू आपको बहुत सारा लॉकडाउन है, वो लॉ एंड ऑर्डर इंप्लीमेंट करेगा, या और भी बहुत सारी सेवाएं हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर के लोग थे। उसमें जो खाद्य रसद पहुंचाने वाले लोग थे, मतलब पीडीएस डिपार्टमेंट से फूड कमिश्नर, वो लोग थे। और फिर उनमें ऐसे लोग थे जो इकोनॉमिकली देख पाए सब कुछ ठीक हो रहा है, जो लोग आ रहे हैं हमारे, जो माइग्रेशन को कैसे मैनेज करा जाए। और एक ऐसा विभाग था कि इस समय पे, जो मतलब आपको लग सकता है कि थोड़ा श्रूड भी है, इस समय पर कहीं से भी कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो उसको भी मत छोड़ो। तो बहुत सारी कंपनी अगर चाइना से बाहर निकल रही है तो मेक श्योर करो कि वो नोएडा में स्थापित हो जाए।
क्योंकि आपको जो भी अगर कोई अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए कोई बेनिफिट मिल रहा है इस समय, तो वो भी आपको कैच करना है। तो और इस टीम की डेली समीक्षा लेते थे योगी आदित्यनाथ। आज भी जब वो कोविड पॉजिटिव है तो रात में ऑनलाइन वो एक बार इस टीम की समीक्षा जरूर लेते हैं कि क्या हो रहा है, और इससे इंटीग्रेटेड काम करने में मदद मिली। यूपी में जो सबसे अर्ली ट्रेसिंग हुई, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, जो हमको ये वर्ड भी नहीं पता था कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग क्या होता है, जब आरोग्य सेतु ऐप वगैरह हम इस्तेमाल भी नहीं करते, तो पहली अर्ली कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग स्टार्ट हो गई थी उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल जब लॉकडाउन लगा ही था जिस दिन 24-25 मार्च में पिछली बार, अगर आपको याद हो। यूपी में लॉकडाउन बहुत कड़ाई से पालन करे गए, जिसने भी लॉकडाउन तोड़ा उसको टेकन टू टास्क लिया गया। तो उस टीम को फिर से और अगर वो थोड़ी सी स्लैक हो गई है 4-5 दिन, जो योगी जी की थोड़ी एब्सेंस रही उनके खुद के कोविड पॉजिटिव होने से, वो और उनमें से कई सारे ऑफिसर्स को भी हो गया, तो वो टीम में कुछ नए आयाम भी जोड़ ले। और जैसे सप्लाईज की हमने जो पहली बार देखी इशू आया है ना, कि भाई जैसा आपको सबको पता है कि ऑक्सीजन जितनी है वो सारी इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स में ज्यादा बनती है, वो उड़ीसा की तरफ ज्यादा बनती है, वो झारखंड छत्तीसगढ़ की तरफ ज्यादा बनती है। और हमें पता लगा कि केवल जो टैंकर है वो हवाई जहाज में आ सकता है, जो छोटे सिलेंडर है वो नहीं आ सकते हवाई जहाज में, वो इनफ्लेमेबल होते हैं। हाँ। तो इसकी व्यवस्था हमें, आई थिंक जो प्लानिंग है वो अपनी सेंटर से जो प्लानिंग आ रही है वो है, लेकिन अपनी जो प्लानिंग यूनिट है, अपनी जो असेसमेंट यूनिट है, अपनी जो प्रोडिक्शन की जो यूनिट्स हैं, उनको और बेहतर करना पड़ेगा, और उससे भी ज्यादा शायद मतलब एक जो रिस्क फैक्टर लेके उसको असेस करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से जो प्राइवेट गवर्नमेंट का समन्वय है वो और थोड़ा स्मूथ हो जाए, है ना। मैं तो हर प्राइवेट सर्विस का वोटर ही होता हूँ, क्योंकि मैं कभी प्राइवेट सर्विस को मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं देखता, चाहे वो स्कूलिंग हो चाहे वो हॉस्पिटल हो, क्योंकि भाई वो हम बहुत बार प्राइवेट सेवाएं को इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे उनकी कपलिंग स्ट्रांग हो पाए, उन पे और ध्यान देना, क्योंकि इस समय प्राइवेट ने भी बहुत सारा लोड लिया है इस पूरे चिकित्सा पद्धति का। जी, जी। तो ये आई थिंक 3-4 चीजें हैं बात मेरे और ख्याल से ये आरोप उठ रहा है कि यूपी में मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। जैसे कानपुर की न्यूज चली थी कि केवल आधिकारिक रूप से मेरे ख्याल से 9 या 3 या 9 दिखाया जा रहा है, लेकिन जो क्रिमेशन हो रहा है वो 400-500 के करीब हो रहा है। क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि छुपाए जा रहे हैं, जानबूझ के हो रहा है? हाँ, मैंने कानपुर का तो नहीं पता करा, मैंने बनारस का और लखनऊ का पता करा। तो और ये इस डेटा पे नेशनली भी काफी डिबेट है। कुछ लोगों ने डेटा भी डाला है कि मॉर्चरीज का डेटा ये है, और साथ में पैरेलल जो कोविड की डेथ का डेटा ये है। तो मेरे ख्याल से इस पे और रिसर्च की जरूरत है। जो मैंने प्राइमा फेसी बहुत सारे लोगों से पता करा, उन्होंने मना करा, इनकार करा कि आप शायद 1-2 मौतें छुपा लें, आप ये 300-400 मौतें नहीं छुपा सकते है ना। आपको पता है लोकल मीडिया हमारे एक ही जगह स्ट्रिंगर बैठा है। अमर उजाला, दैनिक जागरण जैसा पेपर है, उसकी 75 जिलों में 75 डेस्क है, उसका ब्यूरो हेड बैठा है हर जगह। उसका स्ट्रिंगर भी नहीं है, उसका ब्यूरो हेड बैठा है कम से कम 50 जिलों में। इसमें तो आप 400-500 जेड छुपा के भाग जाएं, ऐसा बनाना रिपब्लिक कहाँ हो गया, आपको भी पता है। वो भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अगर कुछ मसाला मिल रहा है तो नहीं, क्योंकि वो मेरा जो है, क्योंकि मेरे कई लोगों से बात हुई, उनको पूरे कोविड के सिम्टम्स हैं, लेकिन उनका टेस्ट हमेशा नेगेटिव आ रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे ये भी आ रहा है कि आप जब तक कोरोना पॉजिटिव नहीं है तो आपका रिकॉर्ड उसमें दर्ज नहीं हो रहा है, और बहुत सारे टेस्ट नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव भी आ रहे हैं, जो मेरा एक समझ है। वो तो देखिए हमें पता ही है, जो टेस्ट की एफिकेसी है, चाहे वो एंटीजन टेस्ट हो चाहे वो आरटीपीसीआर हो, दोनों की मेरे ख्याल से 65-70% है। अगर आप याद हो पिछली वेव में एलन मस्क ने एक ट्वीट डाला था, आई गॉट 4 टेस्ट डन टुडे, 2 आर नेगेटिव, 2 आर पॉजिटिव। तो वो एफिकेसी बताता है टेस्ट की। लेकिन हाँ, वो तो देखिए डेटा में है, कोविड वो डेथ तभी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, देखिए जो मोर्टालिटी है वो तो है। तो तभी मैं कहता हूँ एक डेटा की जरूरत है कि कोविड से पहले हर डिस्ट्रिक्ट की मोर्टालिटी क्या थी, अलग बीमारियों की मोर्टालिटी क्या थी, है ना। तो कई बार हम उससे कंपेयर नहीं कर पाते अपने प्रीवियस डेटा से। तो वो भी एक जरूरत है। वो रिसर्चर्स हमारे जो होंगे उसको निकाल ही लेंगे, वो सरकारी डेटा चाहे कमजोर हो, क्योंकि भारत में डेटा कलेक्शन में कमजोर रहा है। वो तो यहाँ पे जो बहुत बड़ी कमी खल रही है हमारे देश में, वो एनपीआर एनआरसी की खल रही है। अगर एनपीआर एनआरसी होता तो ये डेटा ट्रेसिंग हमारे लिए और आसान होती। लेकिन थैंक यू शांतनु जी, आपने बात किया, आपने यूपी के बारे में बताया, क्योंकि बहुत लोग यूपी की जितनी आबादी यूपी में है उससे बहुत बड़ा डायस्पोरा यूपी के बाहर रहता है, सभी को इस बात की चिंता है कि क्या हो रहा है, कैसे होगा। लेकिन आपने ये आश्वस्त किया कि सिस्टम कोलैप्स नहीं किया है, यूपी में सिस्टम अभी भी छोटे शहरों में काम कर रहा है, बड़े शहरों में लोड है, लेकिन वो ईज आउट होना शुरू हो गया है आज की तारीख में। हाँ, वो कल से ही शुरू हो गया ईज आउट होना, रेमडेसिविर, बेड और ऑक्सीजन तीनों की माफक जी। सो थैंक यू शांतनु जी आपका, और ऑडियंस आपको भी धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एज ए मेंबर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो स्पेशल लाइव सेशंस होते हैं वो मेंबर्स के लिए भी कभी कभी होते हैं, एक्सक्लूसिव होते हैं। सो डू ज्वाइन द चैनल।
थैंक यू शांतनु जी।